Hello students, this is a very important session for the topic Indian economy from the period of 1950 to 1990। आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी रही उससे जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही रेलेवेंट सेशन है। आप अगर एक बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, सीयूईटी के स्टूडेंट हैं और आप अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स एकदम स्ट्रांग करना चाहते हैं, उसमें आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, तो ये रिवीजन पूरा का पूरा जरूर से देखिएगा। इन कमिंग 30 to 40 मिनट्स हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे विद प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसको आप डाउनलोड करके जरूर से रख लेना अपने पास। प्रिंट निकाल करके रख लेंगे तो और भी अच्छा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पूरे के पूरे नोट्स हमने एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से बनाए हैं ताकि आपको ये न रहे कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। अल्टीमेटली सारे के सारे क्वेश्चंस आने एनसीईआरटी से हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे नोट्स बनाए गए हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज लिल्हा एजुकेशन सेंटर इज a one-stop solution for all your needs relating to the CUET preparations, relating to your boards preparation. Let us start with the chapter Indian economy from the period 1950 to 1990. इससे पहले के चैप्टर में वन शॉट रिवीजन उसका भी था, मैंने आपको रिवाइज करवाया था। हाउ वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। अब 1950 से लेकर 1990, 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया की सिचुएशन कैसी रही है ये हम लोग सीख रहे हैं। कहा गया कि सबसे पहले आप ये समझो कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, लाइक देयर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों को सीखना यही है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंडिया हम लोगों को पता है कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन होता क्या है कैपिटलिस्ट, होता क्या है सोशलिस्ट और क्या होता है मिक्स्ड। तो अगर आपको इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर में डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये तीन सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom, यानी हाउ इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका जवाब अलग तरह से देगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी इसका आंसर अलग तरीके से करेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेगा व्हाट टू प्रोड्यूस ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स दैट आर इन डिमांड, जो डिमांड में है। अगर गुटखा पान मसाला डिमांड में है तो वो बनाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि उससे सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच आर इन डिमांड एंड विच कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। सर कैसे बनाएंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या हमेशा मशीन का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वही हमेशा सस्ता होता है? नहीं। अगर लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव मेथड, अगर मशीन यूज करना सस्ता पड़ रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव। इट विल डिपेंड कि क्या चीपर पड़ रहा है। और तीसरा, किसके लिए बनाएंगे, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में उसके लिए बनाया जाता है जिसकी परचेजिंग पावर हो, यानी इट विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर। अगर आपके पास में परचेजिंग पावर नहीं है लेकिन आप एक दवा खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वो प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रोडक्शन होगा जिनके पास परचेजिंग पावर है। तो ओनली फॉर दोज पीपल हु कैन बाय इट। तो से फॉर एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमी में किसी एक अच्छे गुड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर लोग उसको खरीदते नहीं है या उसकी परचेजिंग पावर नहीं है तो वो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो कौन ओन करता है? इट इज ऑल ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी ओनरशिप किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। देश की कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं जहां पे सब कुछ इंडिविजुअल्स का हो या सब कुछ सरकार का हो, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहीं पे सरकार का ज्यादा होता है, कहीं पे इंडिविजुअल्स का ज्यादा होता है। तो अगर इंडिविजुअल्स का ज्यादा है तो हम उसे कैपिटलिस्ट कह देते हैं, गवर्नमेंट का ज्यादा है तो हम उसे सोशलिस्ट कह देते हैं, और अगर दोनों के बीच में एक सही बैलेंस बना हुआ है जैसे इंडिया के अंदर तो हम उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या होती है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी? सॉरी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस कैसे आंसर किया जाएगा। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में कहा जाएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी।
द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में कहा जाएगा कि आप वैसे बनाओ जिससे ज्यादा सोशल वेलफेयर हो, यानी यहां पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर का है। अगर हमको लगता है जनरली इसमें लेबर इंटेंसिव फॉलो करते हैं, द रीजन बीइंग कि अगर हम लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे मेथड तो उससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, विच विल बी मोर इन द फेवर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो कैसे बनाया जाएगा और किसके लिए बनाया जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो in principle distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on the basis of what they can purchase, यानी इस बेसिस पे बनाया जाएगा कि what is required and not on the basis of what they can purchase। यहाँ पे factors of production are owned by whom? They are owned by the government। सर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, यानी इंडिविजुअल्स भी रहेंगे, गवर्नमेंट भी रहेगी। यहां पर क्वेश्चंस कैसे करके आंसर किया जाएगा? यहां पर देखा जाएगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, गवर्नमेंट विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द सोसाइटी। तो इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से बनाएंगे, डिमांड सप्लाई को देख करके बनाएंगे, मार्केट की डिमांड को देखेंगे, और गवर्नमेंट कैसे बनाएगी? वो नीड ऑफ द सोसाइटी को देख के बनाएगी। तो ये हो जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में। अगर कैपिटलिस्ट का एग्जांपल लेना हो तो आप लोग यूएसए एग्जांपल तो जानते ही होंगे, सोशलिस्ट के लिए आप चाइना, क्यूबा, ये एग्जांपल्स को ज्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्लान क्या होता है? जैसे हम लोगों को इसमें 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, क्योंकि 1950 से हमारे 5 ईयर प्लान्स आना शुरू हो गए, तो हमको सबसे पहले बताया गया कि प्लान क्या होता है। तो बेसिकली प्लान या एक 5 ईयर प्लान जैसा कि हम लोग बुलाते थे, उससे लंबे प्लान्स भी हो सकते हैं। ये हमको बताता है कि किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखा होता है? प्लान में। अब प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। इट शुड हैव द सेम या इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक गोल्स। तो एक 5 ईयर प्लान के कुछ जनरल गोल्स होते हैं, जैसे ग्रोथ करना है तो जनरल गोल है, हर एक 5 ईयर प्लान का होता था। लेकिन अगर हम कहें कि कोई स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, रेलवे लाइंस कुछ बिछानी है, स्पेसिफिक गोल्स हो गए। तो एक 5 ईयर प्लान के या एक प्लान के कुछ जनरल गोल्स भी हो सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक गोल्स भी हो सकते हैं। इंडिया में 5 ईयर ड्यूरेशन के प्लान्स बनाए जाते थे जिनको हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते थे। अच्छा, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे ये साल 2017 तक चले। इसके बाद प्लानिंग कमीशन नाम से जो हमारे यहाँ पे बॉडी थी, इसको हटा करके नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन नाम की बॉडी थी जो कि 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का पूरा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो पहले प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान बनाता था। अब क्या है? नीति आयोग। ये 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता है, ठीक है। ये बेसिकली 3-3 साल के प्लान्स बनाता है और बहुत लंबे टर्म के भी प्लान्स बनाता है। फिर कहा गया कि देखो 5 ईयर प्लान तो आप बनाते हो, लेकिन 5 ईयर प्लान के अलावा इससे भी लंबे कुछ प्लान्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हमारा पर्सपेक्टिव प्लान। तो 5 ईयर प्लान्स के अलावा भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स वी मेक ऑब्जेक्टिव्स। Our plan documents up to the year 2017 not only specify the objectives to be attained over the period of 5 years, but also what is to be achieved over the period of 20 years. केवल 5 years का नहीं, 20 years में क्या अचीव करना है, 20 years में हमें इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी है। दैट इज आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और उसको हम लोग कहते थे पर्सपेक्टिव प्लान। दैट वाज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव प्लान कि जब हमें लॉन्ग टर्म में बनना है, 20 साल में बनना है। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया एज दी विद द प्राइम मिनिस्टर एज दी चेयरपर्सन। नेक्स्ट, क्या गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान के? जब 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे तो उनके क्या गोल्स थे?
5 ईयर प्लान के 4 मेजर गोल्स थे। ये 4 गोल्स थे ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। इक्विटी वाला पॉइंट यहां पे रह गया, आई विल ऐड इट सेपरेटली। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो क्या कहा गया? ग्रोथ का मतलब क्या? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जब हम उसको बढ़ाते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। लेकिन आम भाषा में कहा जाता है अगर जीडीपी बढ़ रही है कंट्री को तो दैट इज ग्रोथ। तो बेसिकली कहा जाता है जो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी जितनी मशीन है, जो इंफ्रा है आपके पास में, जो प्रोडक्शन करने की आपकी कैपेसिटी, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है then it will be called as growth. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. तो बेसिकली कहा गया कि ग्रोथ के अंदर में आपकी कंट्री की आउटपुट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ में हमारा प्रोडक्टिव कैपिटल भी बढ़ता है, हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, इन सब में भी इंक्रीज होता है। आम भाषा में इकोनॉमिक ग्रोथ तब कहा जाता है अगर इंक्रीज हो किसमें? जीडीपी में। जीडीपी का क्या मतलब होता है ये हम लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है 5 ईयर प्लान का मॉडर्नाइजेशन। जनरली अगर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा रहा है तो वी कॉल इट एज मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब चेंज इन सोशल आउटलुक भी होता है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन, उनको इक्वल स्टेटस देना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? मॉडर्नाइजेशन। और अगला ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब हमको अदर कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड ना होना पड़े, उनके इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और हम खुद प्रोडक्शन कर सकें। इट मींस अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। जैसे आज के समय में इंडिया इज वर्किंग ऑन क्या? सेल्फ रिलायंस। हम लोग आर्म्स और बाकी सारी चीजें जो बेसिकली अपने गोला बारूद कह लो या फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स कह लो, हम लोग ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे डिफेंस है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें बाहर से हथियार न मंगाने पड़े, जो वेपन्स है हमको खुद प्रोड्यूस कर सकें। तो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ क्या? सेल्फ रिलायंस। और चौथा क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सो इट बेसिकली मींस, ये हर एक बहुत लंबे समय से एक ऑब्जेक्टिव रहा है, प्रोवाइडिंग इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। हर किसी को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी देना फॉर ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत सर्दी है। आइए देखिए अगला टॉपिक। देखिए आपसे कई बार केस स्टडी बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब होता है जो हमारी जीडीपी के अंदर में बदलाव आता है। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब होता है कि हर सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में जब चेंज आता है तो वो कुछ इंडिकेट करता है। वो कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? पढ़ना ध्यान से। अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी बढ़े और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटे, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो घटा और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में बढ़ा, दिस इंडिकेट्स डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में भी देयर हैज बीन अ कमेंडेबल ग्रोथ बिकॉज ऑफ द वेरियस पॉलिसीज जो कि इस दौरान लिए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर डिक्लाइन किया था, नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर घटा है, उसका शेयर घटा है क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से इस दौरान ग्रो की है। तो आपको ये टेबल देकर के पूछा जाएगा, इसको एनालाइज करो और बताओ क्या हो रहा है, कैसा इकोनॉमिक सिचुएशन रहा है। तो आपको बताना होगा
कि एक कॉमन फिनोमेना है कि जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करती है उसका शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन करता है और सर्विस सेक्टर इंक्रीज करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज मोर देन 50%, बट around 1990 to 91 it decreased to 34.9% and the share of service sector was 40%. So this indicates development in the economy. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक चार्ट है जो कि आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, इसके बाद हमको सेक्टर बाय सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए और ट्रेड सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में दो रिफॉर्म्स लाए गए थे, आपको याद रखना है। एक है लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा है लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम चलता था, आपने पढ़ा है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, एक जमींदार अपॉइंट होता था और वो जमींदार फिर टैक्सेस कलेक्ट करता था। अब वो जो जमींदार था वो खेती तो करता नहीं था, वो केवल टैक्सेस कलेक्ट करता था, तो उसको जमीन से कोई खास लगाव नहीं था, वो जमीन के डेवलपमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रखता था, उसका कोई मोटिवेशन नहीं था। ना ही कि जो वर्कर्स हैं, अच्छा वर्कर को भी क्या मोटिवेशन आएगा, कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि उसकी अपनी जमीन नहीं थी। तो उस दौरान हमारे यहाँ पे लैंड टेन्योर सिस्टम चलता था, जिसमें इंटरमीडियरीज होते थे हु मेयरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टेलर्स ऑफ सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑन द फार्म। The land reforms were introduced which changed the ownership of land holding from zamindar to farmers. तो लैंड रिफॉर्म क्या किया गया, जो लैंड होल्डिंग है वो जमींदार से फार्मर को दे दिया गया। यानी अगर हम कहें कि पहले एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर में खेती करता था किसान, फार्मर, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन कलेक्ट करता था, जमींदार, और जमींदार ये टैक्स लेकर के किसको दे देता था, ब्रिटिशर्स को। अब इसमें से जमींदार को पिक्चर से इसका ओनर, तो पहले तो ब्रिटिशर्स होते थे, बाद में जमींदार बन गए, तो इसके ओनरशिप पैटर्न को बदला गया, जमींदार को यहां से हटाया गया, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया एंड जमींदार को यहां से ओनरशिप से हटा करके द ओनरशिप ऑफ लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स। फार्मर्स जो उसके ऊपर में टिलिंग करते थे उनको उसका मालिक बनाया गया। तो इट चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग फ्रॉम जमींदार टू फार्मर्स। नेक्स्ट, अगला क्या था, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या रिफॉर्म लाया गया कि हर किसी का एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया गया। तो जैसे मान लो हमने कहा फॉर एग्जांपल 20 हेक्टेयर, अब किसी किसान के पास अगर बहुत बड़ी जमीन है और लैंड सीलिंग के हिसाब से इतना तक आता है 20 हेक्टेयर, तो बाद बाकी जो था वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी, और जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनको फिर वो दे दिया जाता था। तो इसे कहते थे लैंड सीलिंग, एक मैक्सिमम लिमिट लगाना ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड विच कुड बी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। इट मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। अच्छा, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, या हम कह सकते हैं सक्सेसफुल हुए लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स आए, लिमिटेशंस आए। क्या दिक्कत या क्या लिमिटेशंस आए? जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि जमींदार की जगह फार्मर्स को हम लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, तो मेनी जमींदार देमसेल्व्स क्लेम टू बी द फार्मर्स, क्लेम्ड देमसेल्व्स टू बी द फार्मर्स। उन्होंने कहा अरे हम खुद ही किसान हैं, हम किसी से किसानी नहीं करवाते। तो in some areas the former zamindars continued to own large area of land by making use of some loopholes। loopholes का मतलब उन्होंने legislation यानी लॉ में कुछ कमियों को ढूंढा, और कमियों को ढूंढ करके उन्होंने क्या कहा, लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। उन्होंने कहा कल्टीवेटर को देना है, हम ही कल्टीवेटर है, इसके हम ही को दे दीजिए। तो दे क्लेम्ड टू बी कल्टीवेटर, पहली चीज। दूसरी चीज, लैंड सीलिंग जो लाया गया था, इसमें भी हर्डल्स आए। जो पहले क्या करते थे, पहले वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर देते थे, दे चैलेंज द लेजिस्लेशन इन कोर्ट, और जब तक वो कोर्ट में केस चल रहा होता था तब तक वो जमीन किसी और को ट्रांसफर कर देते थे, यानी अपने ही रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते थे। अब मान लो तुमने कहा कि मेरे पास 30 हेक्टेयर है और 20 की लिमिट है, तो 10 कौन ले रहा था, सरकार।
अब हम क्या करते थे, पहले केस फाइल करते थे कोर्ट में, कोर्ट में जाकर के कहते थे कि भाई देखो ये तो गलत लॉ है, ऐसे कैसे सरकार हमारी जमीन हड़प रही है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जब तक वो केस चल रहा होता था, हम क्या करते थे, अपनी 30 हेक्टेयर की जमीन का 2 टुकड़ा बनाते थे, 15 हेक्टेयर मेरे नाम, 15 हेक्टेयर मेरे भाई के नाम। तो इन दैट केस जमीन तो हमारे पास ही रही, बस उसके टुकड़े हो गए दो। तो इन दैट केस लैंड सीलिंग ऑल्सो कुड नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। कहा जाता है कुछ ही जगहों पे, वेस्ट बंगाल, केरला, कुछ ही स्टेट्स में सक्सेसफुल हुआ, बाकी जगहों पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तीसरा रिफॉर्म था जिसके अंदर में HYV सीड्स के यूज को प्रमोट किया गया। कहा गया कि अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करते हैं तो आपकी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो ज्यादा होगी। तो व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? वो जो पूरा फेज था जब HYV सीड्स को यूज करने के कारण प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट थी स्पेसिफिकली वीट और राइस में, दो क्रॉप्स वीट और राइस में, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था तेजी से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960s, this phase was called as green revolution. So it refers to increase in production of food grains resulting from the use of HYV seeds, especially wheat और rice. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ चैलेंजेस आए। क्या? शुरुआत में, यानी जब 1960s के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो शुरुआती फेज में ये केवल कुछ ही एरियाज में था और केवल कुछ ही क्रॉप्स में भी था। बाद में जाकर के ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड हुआ और इसके अंदर में मल्टीपल क्रॉप्स आए। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके अंदर में HYV सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी। अब फर्टिलाइजर की भी जानकारी हमारे फार्मर्स को नहीं थी और इरिगेशन फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ पे उतनी मौजूद नहीं थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अगला ड्रॉबैक था कि इट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट क्वांटिटी एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास में उतना अधिक अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट, इसके क्या बेनिफिट्स रहे? इसके क्या बेनिफिट्स रहे? बेनिफिट्स इसका सबसे पहला ये रहा कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर पाया इन फूड ग्रेन्स, यानी वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हम उतना बना पाए जितनी हमारी कंजम्पशन थी, तो वी कुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। The portion of agricultural produce which is sold in the market by farmers is called marketable surplus या marketed surplus। होता क्या है, आप अगर केवल खुद के लिए बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर आप इतना बना पा रहे हैं कि मार्केट में बेच पाए तो उसे कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अब क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण फार्मर्स मार्केटेबल सरप्लस बना पा रहे थे, यानी अपनी कंजम्पशन से ज्यादा बना पा रहे थे। तो इसके कारण उनकी मार्केट में सेल बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई, प्लस मार्केट में भी ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण जो फूड क्रॉप्स का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो भी थोड़ा कंट्रोल में आ गया। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट था, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए और फार्मर्स कुड प्रोड्यूस अ मार्केटेबल सरप्लस। इट आल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम। तीसरा फायदा, Green revolution enabled the government to produce self-sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage called as buffer stock. Green revolution के समय गवर्नमेंट इतना बना पा रही थी, इतने फूड ग्रेन्स बना पा रही थी कि अपना उनका कंजम्पशन तो हो ही जाए, साथ ही साथ में इमरजेंसी के टाइम के लिए हम स्टोर कर सकें। तो इमरजेंसी के टाइम के लिए जो सरकार स्टोर करती है उसे कहती है बफर स्टॉक। तो पहले तो सरकार बफर स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट बफर स्टॉक भी मेंटेन कर पा रही थी। तो तीन फायदे हुए इसके। पहला फायदा, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था, इससे पहले हमको यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता था। दूसरा, फार्मर्स कुड प्रोड्यूस अ मार्केटेबल सरप्लस, और इस मार्केटेबल सरप्लस बनाने के कारण मार्केट में फूड ग्रेन्स का दाम कम हो गया, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। और तीसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से गवर्नमेंट अब एक बफर स्टॉक रख सकती थी जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के टाइम पे किया जा सकता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड थे। क्या? इससे बड़े और जो छोटे फार्मर्स है उनके बीच में डिस्पैरिटी बढ़ने का खतरा था, क्योंकि केवल बड़े फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते थे HYV सीड्स, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये पहला खतरा था। दूसरा, HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। इसमें पेस्ट अटैक बहुत जल्दी हो सकता था, और पेस्ट अटैक अगर हो सकता था तो ये खतरा था कि हो सकता है
एक फार्मर का सब कुछ उस पेस्ट अटैक में चला जाए। तो ये दूसरा खतरा था। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो भाई इंटरेस्ट रेट को घटाया। उन्होंने कहा कि आपको एचवाईवी सीड खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो आई विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फार्मर्स एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर सो दैट द स्मॉल फार्मर्स कुड हैव द एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स। यानी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया ताकि उनको वो एचवाईवी सीड खरीदने के लिए पैसा मिल जाए। दूसरी चीज, पेस्ट अटैक का जो खतरा था, तो हमारे यहाँ की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थी उन्होंने फार्मर्स को अवेयर करना शुरू किया। तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि पेस्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है एंड सो ऑन। तो ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया एचवाईवी को प्रमोट करने के लिए, विच वॉज गिविंग सब्सिडी। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग सब्सिडी ऑन द एचवाईवी सीड्स। लेकिन ये सब्सिडी वाला जो स्टेप था किसी ने प्रमोट किया और कोई इसके अगेंस्ट था। तो क्या पॉइंट्स थे जो सरकार सब्सिडी देती थी फॉर यूजिंग एचवाईवी सीड्स, फॉर बाइंग एचवाईवी सीड्स, उसके क्या पॉइंट्स इन फेवर और क्या पॉइंट्स अगेंस्ट थे। फेवर में तो सबसे पहला ये पॉइंट था कि एचवाईवी एक न्यू टेक्नोलॉजी थी और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी था कि सब्सिडी दिया जाता। दूसरा, सब्सिडीज वर नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। सब्सिडी की जरूरत इसलिए भी थी ताकि फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें। ठीक है, वो बेसिकली अडॉप्ट कर सके नई टेक्नोलॉजी को। नई चीज को कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमें उनको मोटिवेट करना है कि तुम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, इसके लिए उनको सब्सिडी दिया गया, कहा गया कि तुम खरीदो, उसका कुछ खर्चा हम बियर करेंगे। अच्छा, लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे। अगेंस्ट में पहला पॉइंट क्या था, सब्सिडी शुरुआत में इसलिए लाया गया था कि शुरुआत में मोटिवेट करेंगे और बाद में जब लोग इसके आदी हो जाएंगे या उनको समझ आ जाएगा इसका बेनिफिट तो उसको रूल आउट कर देंगे। लेकिन ये आज तक हो नहीं सका। सब्सिडी को रूल आउट बहुत समय तक किया नहीं जा सका। तो सब्सिडीज वर सपोज टू बी रूल्ड आउट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बट दिस हैज नॉट बीन डन। सब्सिडी इसलिए लाई गई थी ताकि जो सीड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए, लेकिन इससे बड़ा फायदा हुआ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इससे ज्यादा फायदा हुआ एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री, द सीड इंडस्ट्री, क्योंकि लोग फर्टिलाइजर्स खरीद रहे थे और ज्यादा। तो इसका बेनिफिट जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा था मेजरली ये रिक्वायर्ड नहीं था। तो इट वाज मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स, बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी आल्सो वेंट टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यानी बहुत बड़ा सब्सिडी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी जा रहा था, एंड दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो सब्सिडी है एक ह्यूज बर्डन है गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर। तो सही चीज क्या है, सही पॉलिसी क्या इसके लिए फॉलो होनी चाहिए थी। सही पॉलिसी ये फॉलो होनी चाहिए थी कि सब्सिडी को अबॉलिश नहीं करना है, लेकिन ये इंश्योर करना है कि केवल पुअर फार्मर्स, इंश्योर करना था कि केवल पुअर फार्मर्स इसके बेनिफिट को एंजॉय करते। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो कोई भी चीज मिसयूज होती है। जैसे अगर हम कहें कि हमको सिलेंडर पे जब सब्सिडी मिलती थी, तो सिलेंडर जब हर किसी को सब्सिडी मिलती थी और हैवी सब्सिडी मिलती थी तो सिलेंडर मिसयूज होता था। एलपीजी गैस सिलेंडर अगर हम कहें कि वो महंगा हो गया, उस पर सरकार ने सब्सिडी हटा दी, तो वो मिसयूज नहीं होगा। तो कोई भी चीज जब सब्सिडाइज रेट पे मिलती है देन इट इज मिसयूज्ड, तो उसका सही रेट डिसाइड नहीं हो पाता, यानी उसकी सप्लाई हम नहीं बता पाते कि उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए या कितनी है मार्केट के अंदर में। So it will not, some economists point out that supplies do not allow the price to indicate the supply of a good. Subsidy does not allow the prices to indicate the supply of a good. अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना सप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग उसको केयरलेसली यूज करेंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही है तो सस्ता मिल रहा है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट या फिर फ्री में मिलता है तो फिर उसको वेस्टफुली इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दिक्कत है सब्सिडी के साथ। तो ये अपनी पूरी की पूरी डिस्कशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड में कहा गया कि शुरुआत में इंडिया के अंदर में कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि डेवलप की थी। उन इंडस्ट्रीज के अंदर में आयरन और स्टील मेनली फर्म्स थे जो कि डेवलप किए। कौन सी एरियाज में? जमशेदपुर और कोलकाता।
अब आपको इसमें जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ध्यान सुनिएगा, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया गया। इनिशियली हम सोशलिस्ट के तौर पे डेवलप हो रहे थे, पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया गया फॉर डेवलपिंग दी इंडस्ट्रियल मार्केट, इंडस्ट्रीज को और डेवलप करने के लिए। पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर पीछे रहा? इसके पीछे दो मेन कारण थे। पहला, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पैसा नहीं था, दे लैक्ड कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर हैड लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज। और दूसरी बड़ी चीज थी कि कोई मार्केट नहीं था। हम गुड्स बना तो ले, लेकिन उसका मार्केट तो होना चाहिए, तो कोई रेडीमेड मार्केट भी नहीं था। तो गुड्स बनेंगे, मार्केट बनेगा, धीमी धीमी उसकी डिमांड जनरेट होगी, सो देयर वाज नो रेडीमेड मार्केट फॉर सेलिंग द गुड्स। At the time of independence, Indian industries did not have the capital to undertake investment in industrial ventures. उनके पास पैसा नहीं था, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास ना पैसा नहीं था, और दूसरी चीज हमारे यहाँ का मार्केट भी उतना बड़ा नहीं था कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज करे। जैसे से फॉर एग्जांपल हम कहें कि आप उस दौरान कार्स बनाना तो शुरू कर देते, लेकिन कार्स का वैसा मार्केट भी तो होना चाहिए, उतना बड़ा मार्केट भी तो होना चाहिए, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए। तो आज के समय में अगर उसकी डिमांड है, भर भर के डिमांड है, तो देखो प्राइवेट सेक्टर एकदम आगे आ रहा है इसमें बनाने के लिए। तो किसी भी चीज की डिमांड होनी चाहिए उसको शुरू करने के लिए। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते, गवर्नमेंट के रोल को ध्यान में रखते हुए उस समय लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। कहा गया कि इसमें 3 कैटेगरी की इंडस्ट्रीज रहेंगी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे आज के समय में रेलवेज, आज के समय में एटॉमिक एनर्जी, विच इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड कैटेगरी में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में चल सकता है, लेकिन अगर नया फर्म अगर खोलना है तो फिर वो केवल और केवल कौन खोलेगा? गवर्नमेंट। और थर्ड में कहा गया कि ये किसके हाथ में छोड़ दो? प्राइवेट सेक्टर के हाथ। ठीक है, फिर किसी भी नई इंडस्ट्री को अगर ओपन करना था तो उसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी। अब आपसे पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्यों इंपोज किया गया था? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंपोज करने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था कि हम बैकवर्ड रीजन्स में आने वाली इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके, और दूसरा कारण था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री भी है, उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो वो इतना ज्यादा न बना दे कि हमारे मार्केट में बिक ही ना पाए। तो पहला, आप बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्री बनाओ। तो अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में कहोगे, आप गांव देहात में कहोगे कि हमको इंडस्ट्री बनानी है, तो तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन आप कहोगे शहर के बीचों बीच हमको इंडस्ट्री बनानी है, तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये बैकवर्ड रीजन्स को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाया गया। दूसरा, अगर आपको एक नई इंडस्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हम चाहते थे कि सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट चाहती थी कि सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। तो किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए या नया गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। क्यों? ताकि ये देखा जा सके कि एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए। अगला टॉपिक है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कार्वी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, कार्वी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। कहा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। इसका जो लिमिट है वो शुरुआती दौर में 5 लाख रुपए का था, यानी 5 लाख रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बाद में इसको बढ़ा करके आज के समय के हिसाब से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस समय था, और आज के समय में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है दैट इज 1 करोड़। ठीक है, 1950 में कितना था? 5 लाख। आज के समय में कितना है? 1 करोड़। सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या एडवांटेज होता है? ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, तो इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स थे जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया, और साथ ही साथ कंसेशंस दिए गए, लोअर एक्साइज ड्यूटी, कम रेट पे लोन देना, ये सारे का सारा सपोर्ट दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ओके, लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, एक है आपका ट्रेड पॉलिसी और इसके बाद है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में यह समझिएगा
कि हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी क्या पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड पॉलिसी। इंडिया फॉलोड एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी? इसमें कहा गया कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रोडक्शन के ऊपर में फोकस करेंगे, इंपोर्ट्स को कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इंपोर्ट्स को घटाना ताकि हमारी फॉरेन डिपेंडेंस कम हो सके, इसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से रिप्लेस करना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, रिप्लेसिंग द सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये दो तरीके से होता था। एक होता था टैरिफ, एक होता था कोटा। टैरिफ का मतलब जब टैक्स लगाया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे ताकि वो महंगे हो जाए, उसे कहते हैं टैरिफ। और जब ये स्पेसिफाई किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं कोटा। तो दो प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया इंपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। एक था टैरिफ और दूसरा था कोटा। टैरिफ इज अ टैक्स, कोटा इज द लिमिट कि कितना क्वांटिटी तक आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्यों ये लगाया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया गया? ताकि हमारे डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने का ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड द इनवर्ड लुकिंग या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। दूसरा, हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये डर था कि अगर हमने इंपोर्ट पे रोक नहीं लगाया तो हमारा पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज बर्बाद हो सकता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज से पता चला क्या हो रहा है, जो लग्जरी गुड्स हैं उनको इंपोर्ट किया जा रहा है। तो बेसिक गुड्स कैसे इंपोर्ट करते हैं? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की ऐसे ही बहुत कमी थी। तो फॉरेन एक्सचेंज को मिसयूज न किया जाए, इसलिए इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए, और रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस। फॉरेन नेशंस के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था। आखिरी पॉइंट, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें हम लोगों ने पढ़ी, एसएसआई के बारे में पढ़ा, आईपीआर के बारे में पढ़ा, इसका क्या इफेक्ट आया, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया और क्या ड्रॉबैक्स यानी क्या नेगेटिव इफेक्ट है? पॉजिटिव इफेक्ट, इंडिया के अंदर में जो जीडीपी का रेशियो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो 13% से बढ़कर के 24.6% हो गया। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अब कोई भी इंडस्ट्री, अब जो इंडियन इंडस्ट्री थी बेसिकली, वो कॉटन, टेक्सटाइल और जूट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब इंडिया में खुल चुकी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया ताकि हम जो लेस कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स हैं उनको भी बढ़ावा दे सके, और इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी हमने अपनाई, उससे फॉरेन कंपटीशन से बचा जा सका ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और ज्यादा ग्रो करें। ये मेजर इसके फायदे हुए। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या हुए? आपसे पूछता है कि क्रिटिकल अप्रेजल करो ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले जो स्टेट इंटरप्राइजेस यानी जो पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस थी वो लॉस में जाती थी, लेकिन फिर भी हम उसको बंद नहीं कर पाते थे। दूसरी चीज, जो स्टेट इंटरप्राइजेस थी वो उन सेक्टर्स में भी थी, यानी पब्लिक सेक्टर उन सेक्टर्स में भी था जहां पे प्राइवेट सेक्टर वाज रेडी टू वर्क एंड इन्वेस्ट। इट वाज रेडी टू वर्क एंड इन्वेस्ट, लेकिन वहां पर भी हम बेसिकली पीछे हट गए, यानी वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया गया, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताया जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर पहले ही आ सकता था, लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया तब जाकर के फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया गया। तो कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर continued to produce certain goods which was although not required. पब्लिक सेक्टर incurred huge losses, लेकिन फिर भी वो फंक्शन करता था क्योंकि गवर्नमेंट एक यूनिट को बंद नहीं कर सकती। लाइसेंसिंग का जो सिस्टम लाया गया वो भी फेल हो गया, क्योंकि लाइसेंसिंग लाने से लोग क्या करते थे, मल्टीपल लाइसेंसेस खरीद लेते थे, इसलिए नहीं ताकि वो अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर सके, बट इसलिए ताकि वो कंपटीशन अवॉइड कर सके। तो मल्टीपल लाइसेंसेस वर एक्वायर्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे वो मल्टीपल लाइसेंसेस एक्वायर कर लेते थे इन डिफरेंट नेम्स, सो एज टू अवॉइड कंपटीशन। कंपटीशन में और कोई ना आ जाए तो हम ही 10 नाम से खरीद लेते हैं लाइसेंस, एंड दिस वाज कॉल्ड एज परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज। तो उनको जो दिमाग लगाना चाहिए था इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी पे, वो दिमाग लगा रहे थे किस चीज पर? वो दिमाग लगा रहे थे लाइसेंस लेने पर। और चौथा जो दिक्कत आया वो ये कि हम तो फॉरेन कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के आने के कारण
इंडियन कंज्यूमर्स फोर्स्ड हो गए कि भाई अब तो फॉरेन कंपनीज को आने नहीं दिया जाएगा, तो अगर फॉरेन कंपनीज को आने नहीं दिया जाएगा तो जो मिल रहा है वही ले लो। तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और ज्यादा लेथार्जिक हो गई। उनको लगा कि हम तो भाई अंधे में काना राजा हैं और कोई कंपटीशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा हमारे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का। तो ये पूरा क्रिटिकल एनालिसिस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और ये हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन था ऑफ चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड एक बार अगर आपको वापस रिवीजन करना हो कर लेना बिफोर द एग्जामिनेशन। दिस इज गोइंग टू बी डैम यूजफुल। डू डाउनलोड द नोट्स, save it, study from it, and all the very best for your upcoming exams.